नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मास्टर में। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था, हमने पिछली क्लास में पूरे सिलेबस के बारे में हमने पढ़ा था। तो बेटा आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना होगा आवेश के बारे में तथा उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना होगा। तो बेटा आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है उस पर पहले हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास बेटा छोटी छोटी रखेंगे जिसमें आप परेशान ना हो और 5-10 मिनट में पूरी क्लासें देख लें। ठीक है, आज हम तीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होगा वैद्युत आवेश, फिर आवेश के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर कूलाम के नियम पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश होता क्या है बेटा? आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन के लिए ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जो ओवरऑल कहते हैं ऊपर ऊपर समझ लेंगे वैद्युत आवेश होता क्या है। तो बेटा जिसे मान लीजिए कोई ये मार्कर है, तो आपको पता होगा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनता है। तो अब होगा क्या बेटा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ चले जाए, मान ये मार्कर है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाए या फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये आवेशित हो जाएगा और इसी को क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। तो हम क्या बता देंगे, किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी को ही क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश कहते हैं। आज बेटा हमने पहले नहीं लिखा है, कल से हम पहले ही लिख देंगे जिससे आपका टाइम बच जाए। तो वैद्युत आवेश क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी क्या कहलाएगी? वैद्युत आवेश कहलाएगी। ठीक है बेटा। अब एक चीज याद रखना है आपको, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होंगे, धनावेशित होते हैं और ऋणावेशित होते हैं। तो लिखेंगे धनावेश। क्या लिखेंगे? धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश। तो बेटा ये पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में धारा की परिभाषा पढ़ा होगा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को I बराबर Q बटे T। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम Q को इधर ही रखें और T को उधर पहुंचा दे तो क्या हो जाएगा? Q बराबर IT हो जाएगा। ठीक है, I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। I का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है और T का मात्रक सेकंड होता है। तो ठीक है, Q बराबर क्या होता है? I का मात्रक एम्पियर होता है और T का मात्रक सेकंड होता है। ठीक, तो आप Q का मात्रक एम्पियर सेकंड यानी कि आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं, या फिर आपको जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा कूलाम। क्या मिलेगा? कूलाम। तो आपको यही याद रखना है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। और Q बराबर IT से ही विमा निकाल सकते हैं। Q बराबर IT से, I क्या है? धारा है, धारा की विमा क्या होगी? A। T क्या है? समय की विमा टाइम T। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। तो वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश कहलाती है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है तथा इसकी विमा क्या होती है? AT होती है। क्या विमा होती है? AT होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद बात करें तो ये दो प्रकार का होगा, धनावेश और ऋणावेश होगा। अब धनावेश ऋणावेश क्या होगा? देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा
माइनस का होता है। अब माइनस की चीज अगर चली जाए तो जो वस्तु बचेगी वो धनावेशित हो जाएगी। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश कैसा होगा? धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश कैसा होगा? धनावेश होगा। और ऋणावेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, माइनस की चीज अगर आ जाती है तो क्या हो जाएगा? माइनस की तो जो वस्तु होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा? धनावेश कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सॉरी ऋणावेश कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा? धनावेश कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा? उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैद्युत आवेश हो गया। फिर धनावेश और ऋणावेश ये कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, धनावेश और ऋणावेश होंगे। ठीक है, तो हमने बताया था आज की क्लास में वैद्युत आवेश पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार पढ़ेंगे। तो हमने ये दोनों पढ़ लिया है। इसके बाद बेटा एक चीज याद रखना, मूल आवेश किसे कहते हैं? याद रखना, मूल आवेश, मूल आवेश, मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका वो होता है, इसका क्या कहते हैं, मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं? किसी भी आवेशित इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी आवेशित इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी आवेशित इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश, किसी भी आवेशित इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम आवेश क्या कहलाएगा? मूल आवेश कहलाएगा। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम का नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग कूलम का नियम पढ़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कूलम का नियम, कूलम का नियम पढ़ेंगे। तो कूलम का नियम बेटा क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, 2 स्थिर आवेश होते हैं। मान लेते हैं ये आवेश Q है, ये आवेश Q0 है। इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो कूलम भाई साहब ने बताया था 2 स्थिर आवेश के बीच अगर कोई बल लग रहा है, आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल, अगर कोई बल लग रहा है तो कितना बल लगेगा, इन्होंने अपने नियम में बताया था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है, लगने वाला बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले एक लाइन बताई थी, कौन सी? इन्होंने बताया था 2 स्थिर आवेशों के, 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा बल? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसको एक साथ ले लेते हैं, F Q0 बटे R²। ठीक है, अब इसे एक साथ बोलेंगे, इसी जो हमने परिभाषा बताई इसको एक साथ बोलेंगे। किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हमें पता है ये वाला बेटा निशान हटेगा तो इसकी जगह पर एक क्या आ जाएगा? एक नियतांक आएगा। तो बेटा इसमें क्या नियतांक आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R²। तो जो नियतांक यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। ये भी बेटा वायु के लिए होता है। किसके लिए होता है? वायु के लिए, वायु के लिए होता है। अगर कोई और इसमें परावैद्युतांक या माध्यम होगा तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर K लिख देंगे। क्या लिख देंगे? K लिख देंगे।
और क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। हालांकि आपको यही याद रखना है, ठीक है, इसका ज़्यादा काम नहीं लगेगा आपका यहाँ इस क्लास 10-12 में, लेकिन आपको ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एफ बराबर क्या होता है 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये कब होगा जब कोई दूसरा माध्यम होगा वायु के अलावा। अगर वायु होगा तो यहाँ पर 1/4πε0 रहेगा। ठीक बेटा, अब 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। क्या होता है 9 × 10⁻9 क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको ये भी सूत्र याद रखना है, ये भी सूत्र याद रखना है। एफ बराबर क्या होगा 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9, तो इसको याद रखना है एफ बराबर 9 × 10⁻9 क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक बेटा, इसमें आपको ये इस सूत्र से बेटा जो ये वाला सूत्र है इससे आपको पूछ लिया जाता है एप्सिलॉन नॉट का विमा। क्या पूछ जाता है एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है सूत्र क्या है एफ 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, ये होता है बेटा। तो आपको पता है 4 की कोई विमा नहीं होगी, एफ की कोई विमा नहीं होगी, पाई की कोई विमा नहीं होगी। अब हमें बतानी किसकी है एप्सिलॉन नॉट की बतानी है, तो एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएंगे, इधर क्या रखेंगे क्यू क्यू नॉट बटे एफ आर स्क्वायर, एफ को इधर ले आए। ठीक है, अब क्यू क्या है, क्यू क्या है आवेश है, क्यू नॉट भी क्या है आवेश है, हालांकि इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, तो इसे क्यू नॉट भी क्या होगा आवेश होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आवेश की विमा पढ़ा था, क्या आई थी 8T, क्या आया था 8T आया था। इस क्यू नॉट की विमा क्या हो जाएगी 8T ही हो जाएगी, बटे इसकी क्या हो जाएगी MLT⁻²। ये बल है, बल की विमा क्या होगी MLT⁻²। और ये क्या है आर क्या है दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है एल, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। अब बेटा इन सबको ऊपर ले जाओ, चाहे यहाँ पर पहले सॉल्व कर लो फिर ऊपर ले जाओ, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा एम एल, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, T⁻²। अब बेटा यहाँ भी याद रखना ये ऊपर जाएगा तो ये घात बदल जाएगा, जैसे ऊपर पहले से क्या है ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, एम की घात कितनी अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। टी की घात क्या एल, एल देखो 3 है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टी माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका देख लो ए स्क्वायर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी की घात 4, एम की पावर -1 और एल की पावर -3, ये हो जाएगी आपकी विमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये विमा हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की हो जाएगी। अगर आपसे इसका मान लो आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए इसका मात्रक पूछा जाए, तो एक एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर अभी क्या लिखा था क्यू क्यू नॉट बटे एफ आर स्क्वायर, यही तो लिखा था। तो एफ का क्या होगा कूलाम, एफ का क्या होगा कूलाम अभी बताया था, क्यू नॉट का भी क्या हो जाएगा कूलाम, एफ बल है, बल का क्या हो जाता है मात्रक न्यूटन, और आर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका हम पूरा मात्रक पढ़े तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसका मान ये क्या कहते हैं, इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻12, और मात्रा क्या है अभी हमने पढ़ा कूलाम स्क्वायर यानी कि C का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो हमने बताया था आज की क्लास में वैद्युत आवेश पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। हमने तीनों पर अच्छे से अध्ययन किया है, आपको जहां पर भी ना समझ में आया आप पूछ सकते हैं। तो हमने कूलाम का नियम क्या बताया था लिखा नहीं है, तो दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों बल कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अच्छा बेटा याद रखना कब आकर्षण बल लगेगा कब प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो याद रखना अगर प्लस प्लस है, दोनों आवेश कैसे है प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्या करेगा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस में है तो आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, अगर दोनों समान आवेश है प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो सब बल कार्य करेगा प्रतिकर्षण, अगर विपरीत आवेश है तो क्या करेगा जैसे प्लस माइनस का है तो आकर्षण बल कार्य करेगा।
अब बेटा आराम से आप पूरी क्लास को देखें, जहाँ पर ना समझ में आया हो आप आराम से पूछ सकते हैं। आपके पास यूट्यूब पर नंबर दिख रहा होगा चैनल पर, ठीक है? और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिख रहा होगा, आप आराम से क्या कहते हैं मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बेटा? अब आपको आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी शेयर कर देंगे तो फ़ायदा ये होगा, आपके पास जो पढ़ने वाले हों, अभी जो इंटर में हैं, उनके पास शेयर कर दीजिएगा तो होगा क्या, अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम धीरे-धीरे उनके एग्ज़ाम तक हम पूरी क्लासें जो हैं 12th की फिज़िक्स की पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बेटा? धन्यवाद।